गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इंजीनियरिंग एकेडमी की ऑनलाइन पोर्टल पर आप लोगों का स्वागत है। मैं आर के रहमान इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से। तो जैसे बच्चों आप लोग जानते हैं, हम लोग स्टडी कर रहे हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, और बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में लेक्चर नंबर 1 और 2 में हम लोग अभी तक स्टडी कर चुके हैं वोल्टेज के बारे में, करंट के बारे में, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, वोल्टेज ड्रॉप के बारे में, रजिस्टर के कुछ बेसिक फंडामेंटल के बारे में, स्टार डेल्टा कन्वर्जन के बारे में। तो अभी हम लोग कल लेक्चर में लास्ट क्लास में बेटा हम लोगों ने देखा है कि व्हीटस्टोन ब्रिज यदि बैलेंस्ड कंडीशन में होता है तो हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं। आज हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं। आज हम लोग अलग कंडीशन को स्टडी करने वाले हैं कि यदि व्हीटस्टोन ब्रिज अनबैलेंस्ड होता है तो हम लोग आर इक्विवेलेंट को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए हम लोग बेटा स्टार्ट करते हैं। एक अलग से केसेस हम लोग ले लेते हैं कि ये कोई अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं कि कोई अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। ये R1 है बेटा, ये R2 है, R3 है, R4। यहाँ पर ये A है और ये B है। और बेटा यहाँ पर आप लोगों को गिवन है R5। तो अनबैलेंस्ड और बैलेंस देखने के लिए बच्चों हमने कल भी देखा है कि यदि R1 R2 बराबर R3 R4 हो जाए तो हम लोग कहेंगे कि बैलेंस्ड है, और बैलेंस कंडीशन में गैल्वेनोमीटर यानी कि R5 एलिमिनेट कर देते हैं। तो जब ये इक्वल नहीं है इसको हम लोग कहते हैं अनबैलेंस्ड। तो क्या है बेटा ये अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। तो इस केस में हम लोग को इक्विवेलेंट निकालना है ए और बी के बीच में। तो यहाँ अप्लाई करिए आप स्टार डेल्टा कन्वर्जन। R1 R3 R5 बेटा क्या बना रहे हैं, डेल्टा बना रहे हैं। या तो आप इस वाले को कन्वर्ट कर लें या आप इसको कन्वर्ट कर लें। तो जब आप R1 R3 और R5 को बेटा कन्वर्ट कर रहे हैं तो आप इसको डेल्टा से स्टार में बना लें। तो जब आप डेल्टा से स्टार में बना रहे हैं तो नेटवर्क हो जाएगा बेटा कुछ इस तरह से। आप लोग को समझाने के लिए इसको बच्चों मान लेते हैं हम लोग RA, इसको मान लेते हैं बेटा RB, और इसको मान लेते हैं बेटा RC। तो देखिए नेटवर्क कुछ इस तरह का बन जाएगा बच्चों कि यहाँ पर आ जाएगा RA, यहाँ पर मिल जाएगा RB, यहाँ पर मिल जाएगा RC, ये हो गया बेटा R4, ये हो गया R2। यहाँ A है और ये B है। तो जब आपने स्टार डेल्टा कन्वर्जन लगाया, ये डेल्टा से आपने स्टार में बना दिया, तो बेटा अब डायग्राम बन गया आपका कुछ इस तरह का डायग्राम। अब देखिए कितना सिंपल है। ये दोनों सीरीज में कनेक्ट हो गए बच्चों, ये दोनों भी सीरीज में कनेक्ट हो गए। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट निकालेंगे, एक दूसरे के साथ पैरेलल में आ जाएगा। तो बहुत ही सिंपल सा नेटवर्क आपको मिल जाएगा। तो ये हम लोग स्टार डेल्टा का यूज़ करके अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जैसे कि बहुत ही सिंपल सा बेटा एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं। बहुत ही सिंपल सा आप लोगों को समझाने के लिए न्यूमेरिकल लेते हैं। देखिए आप लोग न्यूमेरिकल की बिल्कुल भी परवाह ना करें, क्योंकि धीरे धीरे से मैं आप लोगों को एडवांस लेवल तक के न्यूमेरिकल बेटा कवर करवा दूंगा। बस आप लोगों को यही करना है कि हर एक बेसिक कॉन्सेप्ट को आपको समझना है। बच्चे ये गलती कर बैठते हैं बेटा कि उनको बेसिक चीज़ों का तो आइडिया नहीं है और वो जंप करके चले जाते हैं हाई लेवल पर। तो वहाँ जाकर बेटा गिरेंगे ही गिरेंगे। आप क्या करें कि हर एक बेसिक चीज़ को आप समझते हुए आगे बढ़िए, तो आप अपने आप में टॉप पर पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पर एक छोटा सा बेसिक सवाल बेटा हम लोग देख लेते हैं। आप लोगों को दिया है, ये A है,
यहाँ दे दिया 5, ये 5 ओम, 10 ओम, चलिए 20 ओम, और ले लेते हैं चलिए 2 ओम, ये दिया है। और बेटा यहाँ पर आप लोगों को दे दिया है 5 ओम। क्लियर है? तो देखिए बेटा बैलेंस तो नहीं है, 20 पंजे 100, 10 दूनी 20, तो यानी कि बैलेंस तो नहीं है। तो देखिए बेटा मैंने ये किया कि यहाँ से मैंने इस डेल्टा को स्टार में बदल लिया है, मैंने इस डेल्टा को स्टार में बदल लिया। तो देखिए इस रेजिस्टेंस को बेटा हम क्या लिखेंगे, मैंने स्टार डेल्टा कन्वर्जन कल वाली क्लास में ऑलरेडी कराया है। 2 × 5 अपॉन 2 + 5 + 5 यानी कि 12। तो बेटा ये कितना हो गया आपका 5/6। चलिए नेक्स्ट चलते हैं बेटा। अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं इस रेजिस्टेंस को। तो देखिए बेटा 5 दूनी, फिर से यही कंडीशन देखिए, 5 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है, तो फिर बेटा ये कितना मिल जाएगा 5/6। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर चलते हैं बेटा इस रेजिस्टेंस की तरफ। तो 5 × 5 यानी कि 25/12। तो देखिए बेटा ये नेटवर्क हम लोगों को कुछ इस तरह का मिल जाएगा कि यहाँ पर है 5/6, यहाँ पर भी 5/6, 5/6 है। अच्छा यहाँ पर है 25/12, और बेटा यहाँ पर क्या है ये 5/6। इधर दिया गया है बेटा ये 10 ओम, और इधर दिया गया है बेटा ये 20 ओम। अब देखिए यहाँ पर ये A है और बेटा यहाँ पर B है, ये दोनों कैसे कनेक्ट हो गए, सीरीज में कनेक्ट हो गए। तो ये दोनों कैसे हैं बेटा, सीरीज में कनेक्ट है। बच्चों ये दोनों कैसे कनेक्ट हैं, सीरीज में कनेक्ट है। तो नेटवर्क कुछ ये आप लोगों को बहुत ही सिंपल सा नेटवर्क 5/6 है। इनका इक्वलेंट कितना, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 25/12 + 10, और बेटा ये रेजिस्टेंस कितना 5/6 + 20। ये दोनों रेजिस्टेंस कैसे आ गए मेरे बच्चों, पैरेलल में। ठीक है, पैरेलल में। तो इनका पैरेलल में सिंप्लीफाई करके एक रेजिस्टेंस यहाँ आएगा, एक रेजिस्टेंस यहाँ आप लोगों को मिल जाएगा, आपको उत्तर मिल जाएगा। तो ये मैंने लिया है जब व्हीटस्टोन ब्रिज बेटा बैलेंस्ड होता है उस कंडीशन के लिए, और जब व्हीटस्टोन ब्रिज अनबैलेंस्ड होता है उस कंडीशन के लिए। ये चीज़ आप लोगों के दिमाग में बैठ गई होगी, और अलग अलग तरह के न्यूमेरिकल में जब भी आप फंसेंगे तो इन सब मेथड को आप अप्लाई करके देखेंगे, एक भी न्यूमेरिकल आपसे नहीं बचने वाला है। चलिए जी, तो आगे बढ़ते हैं यहाँ से। तो देखिए रजिस्टर के केस में, ये रजिस्टर के केस में बैलेंस्ड, अनबैलेंस्ड, सीरीज, पैरेलल, कॉम्बिनेशन, ये सब चीज़ें हमने देखा है। नेक्स्ट चलते हैं रजिस्टर के कलर कोडिंग की तरफ। रजिस्टर का कलर कोडिंग बेटा बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए रजिस्टर के कलर कोडिंग की अगर हम बात करें, पहले जेई या ए लेवल पर यहाँ से ऑब्जेक्टिव नहीं आता था, लेकिन कुछ एग्ज़ाम में यहाँ तक कि गेट और ईएस के सवालों में भी अब कलर कोडिंग से सवाल पूछ रहा है। तो कलर कोडिंग बहुत सिंपल है, आसान है। तो कलर कोडिंग का सिर्फ कॉन्सेप्ट समझने की आप कोशिश करिए, अलग अलग तरह का न्यूमेरिकल का आप जवाब सेकंडों में देंगे। कलर कोडिंग क्या है कि जो हम रजिस्टर लेकर आते हैं, आप लोग देखते होंगे कि अलग अलग तरह का, जैसे इस मार्कर पर है, अलग अलग तरह की लेयर बनी हुई है, क्योंकि अगर हम लोग इस पर प्राइस लिखेंगे तो थोड़ा सा टफ होगा, क्योंकि कितना रजिस्टर है, बहुत छोटे छोटे रजिस्टर है। तो रजिस्टर में बेटा अलग अलग बैंड होते हैं, जैसे 4 बैंड, 5 बैंड, 6 बैंड। तो जैसे 4 बैंड, 5 बैंड और 6 बैंड, ये सब चीज़ें हम लोग देखते हैं। तो रजिस्टर में जो बेसिक चीज़ें यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। सपोज बेटा ये कोई रजिस्टर दिया गया है, ये कोई रजिस्टर गिवन है, तो बेटा इसमें क्या बने होते हैं कि इसमें अलग अलग से बैंड बने होते हैं।
ये अलग अलग से बैंड बने होते हैं, थोड़ा सा दूरी पर एक बैंड ये होता है। तो ये हमारा हो गया बेटा 4 बैंड रजिस्टर। फिर होता है हमारा ये एक 6 बैंड रजिस्टर, 4 बैंड, 5 बैंड एंड 6 बैंड रजिस्टर। तो उसमें अगर हम लोग 5 बैंड की बात करें तो ये और यहाँ पर, क्लियर है। साथ के साथ में यदि हम 6 बैंड को भी बना लें, क्योंकि देखिए 6 बैंड बेटा बहुत एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव आपको देगा, बाकी उसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। 4, 5 और 6, तो ये अलग अलग से बैंड बेटा हम लोगों ने बना लिया है। अभी कलर कोडिंग पर आने से पहले आप लोग इन चीज़ों को ज़रूर देख लें कि जो भी हम लोग बैंड बना रहे हैं बेटा, ये रिप्रेजेंट करेगा टॉलरेंस को, यहाँ पर ये भी रिप्रेजेंट करेगा टॉलरेंस को, क्लियर है बेटा। यहाँ ये रिप्रेजेंट करेगा टॉलरेंस को, और ये ऑब्जेक्टिव मेरे बच्चों पूछा जाता है कि 6 लेयर क्या रिप्रेजेंट करता है। तो बेटा 6 लेयर रिप्रेजेंट करता है टेम्परेचर कॉफिशिएंट को। इतना दिमाग में रखिए, टेम्परेचर कॉफिशिएंट को रिप्रेजेंट करता है क्या? 6 बैंड। 6 बैंड रजिस्टर में क्या रिप्रेजेंट करता है? टेम्परेचर कॉफिशिएंट को। तो देखिए कलर कोडिंग जब भी आप पढ़ रहे हैं तो आप लोगों के लिए कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हो जाती है कि जो बैंड है, पहले तो इन्हीं के बारे में बेसिक जानकारी बेटा आप ले लेते हैं। ये टॉलरेंस का पास वाला ये रिप्रेजेंट करता है बेटा, ये रिप्रेजेंट करता है मल्टीप्लायर, ये रिप्रेजेंट करता है मल्टीप्लायर। यहाँ पर भी ये रिप्रेजेंट करेगा मल्टीप्लायर, यहाँ पर भी ये रिप्रेजेंट करेगा मल्टीप्लायर। अब देखिए अगर हम लोग देखें बेटा इसमें और इसमें सिर्फ एक अंतर है कि उसमें 6 बैंड टेम्परेचर कॉफिशिएंट, यानी कि उसमें और ज़्यादा जानकारी होती है। अब देखिए यहाँ पर ये रिप्रेजेंट करेगा यूनिट डिजिट को, ये रिप्रेजेंट करेगा यूनिट डिजिट को। यहाँ पर भी ये रिप्रेजेंट करेगा यूनिट डिजिट को। यूनिट डिजिट का मतलब इकाई, यूनिट डिजिट। और बेटा ये अब सेकंड वाला ये रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ पर ये यूनिट हो गया तो ये रिप्रेजेंट करेगा टेंस डिजिट, यानी कि इकाई। ये करेगा बेटा दहाई को, ये करेगा यहाँ पर टेंस को, टेंस डिजिट। और बेटा ये रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पर 100 को। तो ये देख लिया हम लोगों ने कि अलग अलग बैंड के हिसाब से ये क्या है बेटा, 4 बैंड रजिस्टर के हिसाब से, ये क्या है बेटा 5 बैंड रजिस्टर के हिसाब से, और बेटा ये क्या है बच्चों 6 बैंड रजिस्टर के हिसाब से। ओके, अब देखिए बेटा हम लोग देखते हैं कि अलग अलग बैंड के हिसाब से कलर हम लोग, या कलर के हिसाब से हम लोग वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ले लेते हैं हम लोग कलर, यहाँ पर लेते हैं हम लोग कलर, यहाँ पर लेते हैं बेटा हम लोग डिजिट, यहाँ पर लेते हैं बेटा हम लोग मल्टीप्लायर, क्लियर। और बेटा फिर नेक्स्ट में देख लेंगे हम लोग टॉलरेंस को। तो ये हमारे लिए अलग अलग जानकारी मिलेगी, हम लोगों को अलग अलग तरह से जानकारी हम लोग ले लेंगे कलर के हिसाब से, डिजिट, मल्टीप्लायर और टॉलरेंस के हिसाब से। तो देखिए बेटा कलर कोडिंग को याद रखने का ये बहुत ही अच्छा तरीका है। आप लोग सब अपनी बेसिक क्लास में पढ़ते हैं, बी रॉय, बी क्या लिखेंगे, बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। और इसके साथ साथ में बेटा ले लें गोल्ड
सिल्वर और नन, गोल्ड, सिल्वर और नन। देखिए बेटा, इसका मतलब है ब्लैक, इसका मतलब है ब्लैक, इसका मतलब है बेटा ब्राउन। देखिए कुछ बच्चे बेटा कमेंट मुझे करते हैं कि सर आप थोड़ा छोटा लिख रहे हैं, बड़ा लिखिए। तो क्या है कि हमारा टॉपिक काफ़ी लेंथी टॉपिक होता है। अगर मैं ये कहीं और पे आप लोगों को बताता बड़े बड़े बना के और ये कहीं और पर, तो बेटा आप लोग सिंक्रोनाइज नहीं कर पाते। तो जो भी वीडियो आप देखते हैं, आप एचडी में अगर वीडियो देखेंगे तो आपको एक एक वर्ड बड़ा क्लियर दिखाई देगा। और इस तरह की परिस्थिति जो बेटा कुछ बच्चे मुझे कमेंट कर रहे हैं कि सर बिल्कुल मुझे दिखाई नहीं दिया है, तो नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन ये सब वीडियो एचडी में रिकॉर्ड होता है मेरे बच्चों। तो एचडी मोड में करके आप देखेंगे तो एक एक वर्ड आपको क्लियर दिखाई देगा। यहाँ पर फिर रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, ग्रे एंड वाइट। क्लियर है? तो देखिए डिजिट मीन्स यहाँ 0, यहाँ 1, बेटा यहाँ 2, बेटा यहाँ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। क्लियर? अब देखिए मल्टीप्लायर बेटा लिखेंगे 10 की पावर 0, यहाँ 10 की पावर 1, यहाँ 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, 10 की पावर 5, 10 की पावर 6, 10 की पावर 7, 10 की पावर 8, 10 की पावर 9। अब देखिए टॉलरेंस यहाँ पर याद रखेंगे 1%, फिर रेड में आप याद रखेंगे 2%। जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है टॉलरेंस में, गोल्ड में 5%, सिल्वर में 10% और नन में 20%, जो कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। तो ये टेबल को बेटा आपने यदि याद कर लिया तो आप लोग के लिए कलर कोडिंग कुछ नहीं है, खेल है। फिर कलर कोडिंग आपके लिए बिल्कुल टफ नहीं है। अब देखिए यहीं पर एक छोटा सा न्यूमेरिकल मैं ले रहा हूँ, यहीं पर बहुत सिंपल से वे में एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं। बेटा ये 4 बैंड रजिस्टर है, ये दी गया है, यहाँ पर दिया है बेटा गोल्ड। क्लियर है? यहाँ पर दिया गया है गोल्ड, ये दे दिया है बेटा यहाँ पर ब्राउन, ये दिया गया है यहाँ पर रेड, ओके, और फिर दिया गया है बेटा ये ऑरेंज, फिर दिया है ऑरेंज। कुछ इस तरह का आप लोगों को गिवन है। आपको पूछा है कि रेजिस्टेंस का वैल्यू बताइए, आपको पूछा गया है कि रेजिस्टेंस का वैल्यू बताइए। अब देखिए बेटा गोल्ड में टॉलरेंस कितना है, ±5%, क्योंकि टॉलरेंस हमेशा किस में आएगा बेटा, ±5%। अब देखिए जी ब्राउन आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 10 डिजिट, यानी कि दहाई। ब्राउन के सामने डिजिट पकड़िए कितना है, आप कहेंगे सर 1 है, तो यहाँ कितना है बेटा 1। रेड क्या है, इकाई, तो रेड के सामने के डिजिट पकड़िए, आप क्या कहेंगे 2। मल्टीप्लायर यानी गुणा करेंगे किससे, 10 की पावर, ऑरेंज के सामने देखिए 10 की पावर 3, 10 की पावर 3। तो बेटा ये उत्तर आप लोगों को मिल जाएगा 12 किलो ओम, साथ के साथ में ±5%। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये अलग अलग वे होते हैं बेटा किसको रिप्रेजेंट करने के, कलर कोडिंग को। जैसे 4 बैंड, 5 बैंड और 6 बैंड। तो 6 बैंड में वो बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि 6 बैंड में ये छठी बैंड क्या रिप्रेजेंट करता है, तो इट रिप्रेजेंट द टेम्परेचर कॉफिशिएंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए तो रेजिस्टेंस में जितनी चीज़ें पॉसिबल थी हम लोगों ने हर एक पॉसिबल चीज़ों को यहाँ पर डिस्कस किया है, यहाँ पर पढ़ा है। चलिए तो नेक्स्ट
चलते हैं। एक बच्चा मुझे कई दिन से बेटा कमेंट कर रहा है कि सर स्क्रीनशॉट लेने दिया करें, तो ठीक है भैया, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि आप लोगों को नोट्स मेंटेन करने में थोड़ा सा आसानी हो। तो आप आसानी से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन अपने नोट्स को बेटा प्रॉपरली मेंटेन करें। मेरे लिए इम्पॉर्टेंट यही है कि आप नोट्स को प्रॉपर मेंटेन करें, इस चीज़ का आप फ़ायदा उठाएं। जो मैं टाइम दे रहा हूँ उस टाइम को बस आप अच्छे से यूटिलाइज करें। चलिए तो नेक्स्ट चलते हैं बेटा। तो रजिस्टर के बारे में जितने भी पॉसिबिलिटीज़ थी, आर इक्वलेंट, स्टार डेल्टा, टेम्परेचर कॉफिशेंट, ये सब चीज़ें हम लोगों ने स्टडी किया है, ये सब चीज़ें हम लोगों ने कंप्लीट किया है। चलिए तो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अब देखिए बेटा, कुछ चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोगों को बहुत अच्छे वे में पता होगी पहले से, लेकिन मैं फिर से एक बार हल्का फुल्का उन चीज़ों को रिकॉल आप लोगों को करवा रहा हूँ। कुछ अलग अलग टर्म हैं, देखिए अलग अलग क्या क्या टर्म है। जैसे कि अगर हम लोग ले लें एक्टिव सोर्स या एक्टिव एलिमेंट, एक्टिव सोर्स या एक्टिव एलिमेंट, तो जो एक्टिव एलिमेंट का मतलब होता है जो एलिमेंट या जो सोर्स पावर को डिलीवर्ड करने में कैपेबल हो। तो इसमें हम लोग लिखेंगे विच इज कैपेबल टू डिलीवर्ड एनर्जी या फिर हम लोग कह सकते हैं पावर, टू डिलीवर्ड एनर्जी इज कॉल्ड एक्टिव एलिमेंट, इज कॉल्ड एक्टिव एलिमेंट। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है बेटा इंडिपेंडेंट करंट सोर्स एंड इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, इंडिपेंडेंट करंट सोर्स एंड इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। फिर देखिए बेटा, एक और होता है हमारा पैसिव एलिमेंट। तो देखिए इसमें डेफिनेशन भी बेटा देने की ज़रूरत नहीं है मेरे बच्चों। पैसिव एलिमेंट का मतलब होता है जो एलिमेंट पावर को डिलीवर्ड नहीं कर सकता, वो सिर्फ पावर या एनर्जी को कंज्यूम कर सकता है, तो हम लोग क्या कहते हैं पैसिव एलिमेंट। जैसे कि आर, एल एंड सी, इनकी यूनिट भी रखें ओम, हेनरी एंड फैरड। तो बेटा ये क्या कहलाता है? पैसिव एलिमेंट कहलाता है। क्लियर है? बहुत छोटी सी टर्म मैं ले रहा हूँ, बहुत सिंपल टर्म मैं यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर हम लोग बना रहे हैं अपना बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये चीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग आप लोगों का, ये सेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अब देखिए एक्टिव और पैसिव के साथ साथ में बेटा इस चीज़ पे ध्यान देंगे बच्चों, यदि ये सिंबल है तो हम लोग क्या कहेंगे? इंडिपेंडेंट, ध्यान देंगे, इंडिपेंडेंट करंट सोर्स, ये सिंबल होता है इंडिपेंडेंट करंट सोर्स का। और बेटा यदि ये सिंबल है प्लस माइनस ये, तो हम कहेंगे इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। लेकिन वोल्टेज किस तरह की है? डीसी है। अगर बेटा सिंबल ये हो, ये दिया जाए, तो होगा इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, लेकिन हम क्या कहेंगे कि ये एसी है। क्लियर है? तो ये अलग अलग सोर्स आप लोग उस चीज़ों से फेमिलियर हो गए होंगे। बेटा अलग अलग तरह के और भी सोर्स अवेलेबल होते हैं, तो ये सब हमने क्या बनाया? इंडिपेंडेंट सोर्स बनाया। अब देखिए यदि सिंबल बेटा ये दिया जाए आपको, सिंबल आप लोगों को इस तरह का कुछ दिखे, कई बार जेई लेवल के लिए ये सिंबल भी इम्पॉर्टेंट रहते हैं बच्चों, और मैंने ये कसम खाई है कि बेसिक आप लोगों का बहुत स्ट्रॉन्ग करवाना है। अब देखिए यहाँ पर ये कांस्टेंट है बेटा, ए बी सी एंड डी, अलग अलग से कांस्टेंट हम लोगों ने ले रखा है। यहाँ हम लोगों ने ये भी करंट सोर्स का सिंबल, ये भी, या प्लस माइनस, ये भी प्लस एंड माइनस, यहाँ रखा है V, यहाँ रखा है I, यहाँ रखा है V, यहाँ रखा है
आई। क्लियर है? देखिए बेटा, ये सब जो कैटेगरी मैंने बनाई है ये कहलाते हैं बेटा डिपेंडेंट सोर्स। डिपेंडेंट सोर्स, तो इन सब चीज़ों के बारे में बेसिक जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। ये कहलाते हैं हमारे डिपेंडेंट सोर्स। तो देखिए बेटा, ये है क्या? आप कहेंगे कि सर ये तो करंट सोर्स है, लेकिन इसका वैल्यू डिपेंड किस पे कर रहा है? वोल्टेज पे। तो बेटा हम कहते हैं वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स, VC VS, वोल्टेज से कंट्रोल हो रहा है और क्या है? करंट सोर्स है। इसको हम कहेंगे करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स, इसको हम कहेंगे वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स, और इसको कहेंगे करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स। तो ये चारों सोर्स बेटा हमारे होते हैं डिपेंडेंट, और ये हम लोगों ने बनाया है इंडिपेंडेंट सोर्स। फिर देखिए एक बेसिक टर्म और लेते हैं बेटा, एक होता है नोड। देखिए अगर आप लोग अलग अलग राइटर की किताबों पर जाएंगे और नोड की डेफिनेशन आप ढूंढने की कोशिश करेंगे तो हर एक में कुछ ना कुछ वेरिएशन मिलेगा। लेकिन बेटा मैं आपको एक ऐसी डेफिनेशन यहाँ पर दे रहा हूँ नोड की, जिससे अगर आप न्यूमेरिकल करेंगे तो आपका कभी न्यूमेरिकल गलत नहीं होगा, साथ के साथ में आपका वो कॉन्सेप्ट सेट बैठेगा कि नंबर ऑफ केसीएल इक्वेशन बराबर n-1। क्योंकि देखिए एक बुक, मैं राइटर के नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन कुछ बुक्स में लिखा गया है कि जहाँ दो पैसिव एलिमेंट जुड़ जाएं, दो रजिस्टर जुड़ जाएं, तो ये भी नोड कंसिडर क्या हुआ है। अगर इस हिसाब से चलें तो कुछ नेटवर्क में तो 8-8 नोड आ जाएंगी। केसीएल इक्वेशन ऐसे तो 8-1 ही की, यानी कि 7 बननी चाहिए थी। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप लोग देख लें कि हमारे लिए हर एक न्यूमेरिकल में नोड वो होगी जहां पर 2 या 2 से अधिक पैसिव एलिमेंट जुड़ते हों और करंट का डिवीजन होता है। when two or more than two passive element join together and current division takes place is called a node। बहुत ही सिंपल से वे में, when two or more than two passive element join together and current division takes place। तो इसको मैं लिख भी लेता हूं कि when two or more than two passive element join together and current division takes place and current division takes place is called क्या? नोड कहने वाले हैं भैया इसको हम। अब जैसे एग्जाम्पल समझने की कोशिश करिए, अगर हम बेटा ये ले लें, यहाँ R1 है, यहाँ R2 है, तो इसको नोड कहना सही नहीं है यार। इसको नोड क्यों कहें? ये तो दोनों सीरीज में कनेक्ट है, आप इक्विवेलेंट निकाल दीजिए, नोड क्यों कह रहे हो? हाँ, लेकिन यदि ये चीज़ हो जाए, ये कॉन्सेप्ट, यदि ये R1 है, ये R2 है और यहाँ पर कुछ करंट डिवाइड हो जाए तो इसको हम लोग क्या मार्क करेंगे? यस, हम लोग नोड मार्क करेंगे। तो नोड की सही डेफिनेशन आपका हर एक न्यूमेरिकल यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। या फिर सिंपली वे में आप ये देखें कि ये R1 है, ये R2 है, यहाँ पर ये क्या है? R3 है। यस, आप कहेंगे कि ये भी नोड है, ये भी आपके लिए नोड है। तो एक्टिव एलिमेंट, पैसिव एलिमेंट, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, साथ के साथ में नोड, बहुत ही बेसिक डेफिनेशन हम लोगों ने लिया है। अब देख लेते हैं बेटा ब्रांच के बारे में। अब देख लेते हैं हम लोग ब्रांच के बारे में। देखिए नोड या जंक्शन, हम लोग नोड किसको हम लोगों ने माना है? नोड या जंक्शन लाइक से रेलवे जंक्शन, जहाँ पर क्या है, एक से ज़्यादा जगह से ट्रेन आ रही है और अलग अलग एक से ज़्यादा जगह ट्रेन जा रही है। तो अब अगर हम एक दूसरे रेलवे स्टेशन के बीच में बात करें तो ट्रेन तो क्या है बेटा, चली जाएगी, लेकिन ट्रेन किस पर जाएगी? पटरी से। तो हम लोग ब्रांच मार्क करेंगे उस पटरी को, और करंट बिहेव्स लाइक से ट्रेन, जैसे करंट फ्लो ट्रेन फ्लो। तो यहाँ पर ब्रांच हम लोग कहेंगे इट इज ए कनेक्टिंग पाथ, इट इज ए कनेक्टिंग पाथ बिटवीन नोड्स। क्या है बेटा? ये कनेक्टिंग पाथ है, किसके बीच में? नोड के बीच में।
तो जैसे हमने कहा नोड नंबर 1, इसको हमने कहा नोड नंबर 2, और ये किसी पटरी के थ्रू कनेक्ट है, तो बेटा हम लोग इसको क्या कंसिडर करने वाले हैं कि ये क्या है, ब्रांच है। क्या है, ब्रांच है। क्लियर है। ऐसे ही हम लोग देखते हैं बेटा लूप को। लूप, कुछ बच्चे लूप और मैश में ही बहुत डीपली में घुसे हुए हैं, कुछ बच्चे लूप और मैश में ही जानने की कोशिश कर रहे हैं क्या मैश है क्या लूप है। न्यूमेरिकल होता नहीं है लेकिन लूप और मैश में घुसे हुए हैं। बताइए सर मैश क्या है, बताइए सर लूप क्या है। अरे भैया ये नहीं पूछेगा आपसे लूप या मैश क्या, पूछेगा न्यूमेरिकल। जो अगर इसी चीज़ में आप घुसे रहेंगे तो तब जाके दिक्कत हो जाएगी। तो चीज़ों को, लाइफ को आसान रखिए, आसान रखिए अपने जीवन को। बहुत डेप्थ में जाने की आप लोगों को आवश्यकता नहीं है अभी। तो क्या है कि लूप, आपको सिंपली ये देखना है, इट कंसिस्ट ए क्लोज्ड पाथ which having active and passive element। क्या है कि क्लोज्ड पाथ, एक क्लोज्ड पाथ है जो एक्टिव और पैसिव एलिमेंट का एक कॉम्बिनेशन है। जैसे कि यहाँ वोल्टेज है ये, फिर आपने कुछ इस तरह का, तो आप क्या कह रहे हैं ये कि भाई यहाँ चलिए लूप है या मैश है। क्या है, लूप या मैश। अब देखिए बेटा, मैंने सिर्फ उतना ही गहराई में जाके बात की है, नहीं तो मेरे पास तो इनको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करने का तरीका है, लेकिन मैंने उतना ही अपने आप को रोका है जितने से आप लोगों का बेटा काम चल जाएगा, जितने से आप लोग जेई बन जाएंगे। तो स्मार्ट वर्क करने का टाइम है अपना, बहुत कम समय में ज़्यादा चीज़ें पढ़ाने का टाइम है, बहुत कम समय में ज़्यादा चीज़ें आप लोगों का करने का टाइम है। देखिए बेटा, यहाँ से आगे थोड़ा सा आगे चलते हैं हम लोग। ध्यान देना है, हर एक डेफिनेशन को बड़े अच्छे से मैंने लिखा है, ध्यान देंगे, उन चीज़ों को नोट करेंगे। देखिए दो बहुत ही छोटे छोटे नियम होते हैं, करंट डिवीजन रूल, करंट डिवीजन रूल एंड वोल्टेज डिवीजन रूल। तो देखिए मेरा काम उनसे करंट डिवीजन रूल और वोल्टेज डिवीजन रूल हम लोगों का बहुत कम ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। करंट डिवीजन रूल, बेटा एक तो चीज़ दिमाग में ये रखिएगा बच्चों कि करंट डिवीजन रूल तभी अप्लाई होगा जब दो रजिस्टर पैरेलल में कनेक्ट होंगे। ये I1 है, ये I2 है, यहाँ टोटल करंट I है। तो करंट डिवीजन रूल, जैसे हम लोग को I1 लिखना है बच्चों, तो I1 बराबर टोटल करंट कितना है, I है, I इंटू अपोजिट में क्या है R2, तो R2 को ऊपर रखिए, R1 प्लस R2। ये इसलिए लिया है क्योंकि I बराबर होता है V अपॉन R, यानी कि I इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। तो इसीलिए बेटा मैंने ये लिखा है I1 बराबर I इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। अब आपको दिखाना है R2, तो I2 बराबर I इंटू यानी कि टोटल करंट, इससे अपोजिट में क्या है आप लिखेंगे R1 अपॉन R1 प्लस R2। यूनिट को तो बेटा बार बार लिखिए, ये एक अच्छे इंजीनियर की निशानी होती है। तो ये होता है हमारा करंट डिवीजन रूल। इसी तरह से बेटा हम लोग देख लेते हैं वोल्टेज डिवीजन रूल। तो वोल्टेज डिवीजन रूल तब अप्लाई करेंगे जब दो रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट हो और वोल्टेज हम लोगों को अलग अलग के क्रॉस में निकालना हो। टोटल वोल्टेज V है मेरे बच्चों, यहाँ पर V1 है, ये V2 है। तो V1 बराबर टोटल वोल्टेज V, टोटल वोल्टेज V इंटू ऊपर क्या है या किसके क्रॉस में निकाल रहे हैं V1, R1 के क्रॉस में, तो R1 अपॉन R1 प्लस R2 वोल्ट। V2 बराबर टोटल वोल्टेज V R2 अपॉन R1 प्लस R2 यूनिट वोल्ट, V1 और V2। क्लियर है। तो ये हमारा हो जाता है करंट डिवीजन रूल और वोल्टेज डिवीजन रूल। तो उस बच्चे की बात फिर से मुझे याद आ गई है स्क्रीनशॉट वाली, तो ठीक है भैया मैं साइड हो जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, आई थिंक इट्स ए सफिशिएंट टाइम टू टेक ए स्क्रीनशॉट। चलिए, तो बेटा ये कुछ चीज़ें हम लोगों ने बहुत ही बेसिक से उठाई है, बहुत ही बेसिक चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस किया है।
जहां पूरे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की जड़ें होती हैं। और इस सेक्शन में हम लोगों ने हर एक कंटेंट को बड़े डिटेल्ड में जानने की कोशिश की है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहाँ से आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो थोड़ा सा पढ़ाई को यहीं पर रोकते हैं, कुछ बेसिक सी चीज़ें आप लोगों के साथ में डिस्कस करनी है मुझे। ये है कि कुछ स्टूडेंट थोड़ा सा अभी भी कंफ्यूज्ड है, कुछ स्टूडेंट अभी भी कंफ्यूज्ड है कि उनका डिप्लोमा हो गया है, उनका बीटेक हो गया है, वो किस दिशा में जाए, क्या काम करें। तो बेटा देखिए, ये चीज़ आप अपने आप में बहुत अच्छे से डिसाइड कर सकते हैं मेरे बच्चों कि आप लोगों को करना क्या है, क्योंकि मुझे आप लोगों के दिमाग का लेवल और मुझे आपकी घर की स्थिति और परिस्थिति के बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं है। तो यदि आप अपनी प्रिपरेशन को 1 साल देने का हिम्मत रखते हो, बहादुरी दिखाते हो, तो ये ज़रूर है कि 1 साल में बहुत अच्छे से रिजल्ट मिल जाता है। लेकिन उसके लिए आपकी दृढ़ निश्चय, इच्छा शक्ति और मजबूती के साथ मार्केट में खड़ा रहना डिपेंड करता है। अगर आप लोग उतना कर सकते हो कि 1 साल देने के मूड में हो, तो आप तैयारी करने के ऑप्शन को चुन सकते हो। यदि आपको अभी से बहुत जल्दी है, आप लोगों को 2-4 दिन के अंदर या 1-2 महीने के अंदर अर्निंग चाहिए, तो फिर 1-2 महीने के लिए आप तैयारी को प्रीफर ना करें, फिर आप प्राइवेट इंडस्ट्री आप ज्वाइन करिए। क्योंकि तैयारी बेटा समय मांगता है। कोई भी चीज़ आप 1-2 दिन में अचीव नहीं कर पाएंगे, 1-2 महीने में अचीव नहीं कर पाएंगे। कुछ टाइम आप लोगों को देना पड़ेगा, चीज़ों को आपको पढ़ना पड़ेगा, चीज़ों को रिवाइज करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाके वो चीज़ बेटा रिजल्ट में कन्वर्ट होगी। फिर नेक्स्ट पॉइंट ये है कि बच्चे कहते हैं कि सर पावर सिस्टम कराइए, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कराइए। तो देखिए, सैटरडे और संडे में मैं कुछ 2-2, 3-3 वीडियो लेकर आऊँगा आप लोगों के लिए, जिसमें कुछ मशीन का कंटेंट भी रहेगा, 2-3 वीडियो बेसिक इलेक्ट्रिकल का भी रहेगा। तो मैं फिर से उसी चीज़ को रिपीट करना चाहूँगा जो मैंने शुरुआत में कहा था कि बेसिक चीज़ों के बारे में आइडिया नहीं है और आप लोग बात करते हैं बेटा एडवांस लेवल की। तो मैं आप लोग को सब चीज़ें करवाऊँगा, कोई दिक्कत वाली चीज़ें नहीं है। बहुत जल्दी ना करें, बेसिक इलेक्ट्रिकल को बहुत प्रॉपर वे में ख़त्म होने दीजिए। अपनी जड़ों को, अगर आपका पहले से मजबूती है बेसिक इलेक्ट्रिकल में, तो उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करिए, वहाँ पर और ज़्यादा मजबूत बनिए। फिर हम लोग मशीन को पैरेलल में चला रहे हैं और पैरेलल में हम लोग चलाते रहेंगे। वहाँ हम लोगों ने ट्रांसफार्मर को ख़त्म किया है, उसके कुछ न्यूमेरिकल बच जाते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव बच जाते हैं। उनको मैं हो सकता है सैटरडे की क्लास में आप लोगों के साथ में डिस्कस करूँ। तो आप लोगों को बस डटे रहना है, आप लोगों को बस अपनी तैयारी पे फोकस करना है। किसी तरह का कोई स्ट्रेस या प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं आप लोगों के साथ में हूँ। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।